शनिवार 24 सितंबर को मुंबई के विले पार्ले स्थित पार्ले इंटरनेशनल होटल में मुंबई के सभी बोर्डों के अध्यापकों के लिए जी राम पब्लिकेशन की ओर से एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के मुख्य अतिथि कंपनी के एमडी सुनील कुमार मंगल थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सुश्री टेनिसी मंगल मौजूद थी। दीप प्रज्वलन द्वारा कार्यशाला का आरंभ किया गया। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट विक्रांत शर्मा ने कार्यशाला की प्रस्ताविकी में हिंदी के प्रचार प्रसार में अपनी कंपनी की प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने कहा कि कंपनी हिंदी में अपना व्यवसाय नहीं देखती, बल्कि हिंदी भाषा की सेवा में गर्व का अनुभव करती है। मशहूर शिक्षाविद एवं समालोचक डॉक्टर जितेंद्र पांडे ने दिल्ली से पधारे हुए डॉक्टर डीवी सिंह ने विषय विशेषज्ञ की भूमिका निभाते हुए शिक्षकों का मार्गदर्शन किया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हिंदी की मानक वर्तनी और हिंदी शिक्षण में नवाचार विषय पर खुलकर चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित मुद्दों एवं हिंदी की मानक वर्तनी पर अपनी बात रखी, जबकि डॉक्टर जितेंद्र पांडे ने हिंदी शिक्षण में नवाचार पर कहा कि शिक्षण की कोई विधि त्याज्य नहीं है, बल्कि उसमें नवाचार की ज़रूरत है। इसके द्वारा हम अपने शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावी बना सकते हैं। डॉक्टर मनसा मिश्रा ने अपने शिक्षण अनुभवों को सबके सामने रखा। इस अवसर पर शिक्षाविद रामनयन दुबे, श्रीमती प्रतिभा मिश्रा, अजीत उपाध्याय, अशोक यादव एवं डॉक्टर मनसा मिश्रा को शिक्षा जगत में उनकी उपलब्धियों को देखते हुए सारस्वत सम्मान से विभूषित किया गया। सम्मान प्राप्त सभी विभूतियों ने अपने विचार व्यक्त किए। भोजनोपरांत इस सत्र का सम्यक संचालन कवि अजीत उपाध्याय और विक्रांत शर्मा ने किया। अजीत उपाध्याय की बेटी शीर्षक कविता ने सबके आंखों में आंसू ला दिए। कार्यक्रम की सफलता का आलम यह था कि समापन के बाद भी शिक्षक सभागृह से प्रस्थान नहीं करना चाहते थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में गुजरात और महाराष्ट्र के प्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आमंत्रित अतिथियों के प्रति रीजनल सेल्स प्रबंधक श्री दिनेश चंद्र श्रीवास्तव ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मीडिया जगत से मुन्ना यादव, मयंक, धनुषधारी यादव और रितेश तिवारी आदि उपस्थित थे। एक बच्चे ने कहा कि सर, ये जो जयद्रथ है, जयद्रथ ने को कैसे कौन सा बाण का नाम बता दिया मुझे, वो मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि अंतर कथाएं तो हैं उसमें, है ना। तो मैंने कहा अरे यार, बोले मुझे दादाजी ने मेरे वो सुनता था। मैं बोला कि अब आपको मेरी असेंबली, आप उसको कोऑर्डिनेट करो, और उसको मैंने हेड बना दिया। इतना अच्छा से बच्चों को, नहीं तो भागो बच्चों को अपने सेलेक्ट करो, ये करो करो। देखिए ना बच्चों के इंटरेस्ट खुद। अब हमको आप बैल मुझे मार, खुद ही हम टीचर्स कर लेते हैं। मैंने कहा कि तुम इतने अच्छे, तुम्हारा जो कि माइथोलॉजी स्पिरिचुअल इतना अच्छा है, विजयदशमी के ऊपर मुझे असेंबली करानी है। तुम जानते हो बच्चों के टैलेंट को जरा फाइंड आउट। वो 2 दिन में सबको रोल दे करके कि मैं इस दिन को सुनूंगा, सब उसने तैयार किया, मेरा काम होता। तो बच्चों को आप देख के, जिम्मेदारी देख के दीजिए। लेकिन हाँ, चुनाव तो थोड़ा आप करना पड़ेगा, बच्चों किस तरह का चुनाव आप कर रहे हैं। तो अभिनय विधि शायद इसमें इसे मूल्यांकन अथवा प्रतियोगिता के रूप में तैयार करवाएं। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सर पहले हम प्रश्न उत्तर जो लिखित था ना, मूल्यांकन का आधार लिखित था, बहुत करते थे, मौखिक कर देते थे। लेकिन ये सारी चीजें, एक्टिविटीज भी मूल्यांकन का हिस्सा बनने जा रही हैं। तो ऐसा एक खेल, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज भी मूल्यांकन पूरा क्राइटेरिया। और हालांकि दीक्षा जो ऐप है, सबने उसको देखा होगा, सबने अटेंड किया, और स्कूल की तरफ से उसे जो है कि बनाया गया था, कंपलसरी बनाया गया था। उसमें बहुत अच्छी चीज, बहुत देखना ही चाहिए था, फिर दौड़ा दौड़ा के नहीं देखना चाहिए। किचन में चाय बना रहे हैं, मोबाइल वहां खड़ा कर दिए, तो चल रहा है, चाय सर्व हो रही है घर में, और दीक्षा चल रहा है। तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी वो। तो उसमें ये सारी चीजें भी आपके मूल्यांकन का आधार बनेगी।
आप एक चीज का टेस्ट लेके देखिए कितनी अच्छी आपकी कक्षा सुधर जाएगी। बिहेवियरल टेस्ट। बिहेवियरल टेस्ट में सर अभी ये है कि टीचर मूल्यांकन करेगा, बच्चा खुद मूल्यांकन करेगा कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, इसका मैं अपने को इतना मार्क्स देता हूं। फिर उसके फ्रेंड्स भी उसका मूल्यांकन करें। हालांकि संप्रेषण की भाषा तो हिंदी है ही, प्रश्न ये है कि राजभाषा बने, कार्यालयों की भाषा बने हिंदी, रोजी रोटी की भाषा बने। किसी भाषा के नाम पर अगर किसी का प्रमोशन रुक जाए, उसकी तरक्की रुक जाए, ये ठीक नहीं। देखिए बिहार में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ की मातृभाषा हिंदी नहीं है तो हिंदी जाएगी कहाँ। इसलिए हम इस माध्यम से आपके सरकार से भी मांग करें कि हिंदी माध्यम के लिए एक स्पष्ट नीति बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत ऊहापोह की स्थिति। हालांकि सरकारों ने ऐसा किया, लोगों से सुझाव मांगे, पता नहीं सबके सुझाव वहाँ तक पहुँचे कि नहीं। मुझे ये कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी को लेकर एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी होना चाहिए, और उसी को लेकर के संस्था जी राम पब्लिकेशन अपनी तरह से प्रयास कर रहा है कि जो अध्यापकों के बीच में शिक्षा जगत में जो असमंजस की स्थिति बनी है, वहाँ एक स्पष्टता आ जाए। क्या भारत देश में इंग्लिश की भी आजकल के देखा जाए हर बच्चे को इंग्लिश ही पढ़ाया जाता है और इंग्लिश का ही ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन कुछ जो पुराने लोग जो शख्स होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो बहुत समझदार, क्योंकि इंग्लिश उनको भी आती है, लेकिन हिंदी का ही मान ज़्यादा रखते हैं। इसमें ऐसा क्या खासियत है? देखिए, जो अपनी बात जिस तरह कहे, हकीकत तो यह है कि हिंदी को जो जगह मिलनी चाहिए वो मिली ही नहीं। जो भाषा, जिस भाषा को संविधान ने अस्वीकृत कर दिया, आज वही भाषा देश पर राज कर रही है। तो स्थितियां बदलनी चाहिए और हमें निराश भी नहीं होना चाहिए। हमें अपने अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए कि हिंदी एक हृदय हो भारत जननी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हिंदी बोली जाए, सुनी जाए, समझी जाए, और ये संप्रेषण की भाषा बने। हालांकि संप्रेषण की भाषा तो हिंदी है ही, प्रश्न ये है कि राजभाषा बने, कार्यालयों की भाषा बने हिंदी, रोजी रोटी की भाषा बने। किसी भाषा के नाम पर अगर किसी का प्रमोशन रुक जाए, उसकी तरक्की रुक जाए, ये ठीक नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित इंडिया। आज विले पार्ले इंटरनेशनल होटल में जी राम बुक्स पब्लिकेशन लिमिटेड की तरफ से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आइए सर से जानते हैं इस कार्यशाला का उद्देश्य क्या है। दरअसल कार्यशाला का उद्देश्य है कि जितने भी हिंदी में शिक्षक हैं, हिंदी के विषय के शिक्षक हैं, एक तो उनमें ऊर्जा प्रदान करता है, और जितने विषय हैं उससे हिंदी विषय के शिक्षकों को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भेद जाता है हिंदी वाले, लेकिन वही टीचर विद्यालय में या कॉलेज में कोई भी फंक्शन या उसमें पर्व होता है तो इन्हीं की ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि सारे प्रोग्राम का आयोजन यही करते हैं। जितने भी, चाहे वो आपका नाटक हो, कोई भाषण प्रतियोगिता, जो भी हो। एक तो ये था। दूसरा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो मतलब कि चल रही है, जो उसकी संस्कृतियाँ मतलब कि आई हैं, उससे शिक्षकों को अवगत कराना है, और तदनुसार वो किस प्रकार बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या उनको पढ़ाना है, प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसे तैयार करना है, खेल के माध्यम से बच्चों को एक्टिविटी या गतिविधियाँ कैसे करवानी है, बच्चों में क्या क्या किन किन जो है सद्गुणों का, किन किन जो है स्किल्स का उनमें विकास कराना है। इन सभी चीज़ों पर इसके अलावा टीचरों को क्या है कि कई चीज़ों को, सब कुछ होता है, कुछ तो शब्दों को लेकर, कुछ वाक्यों को लेकर थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न होता है, उन सभी भ्रमों को दूर करना, और एक तरह से उन्हें अच्छी तरह से, अगर मैं आज की मीडिया लिटरेसी की भाषा में बात करूँ तो उन्हें रिचार्ज करना, यही इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। सर, देश में कई महानगर हैं, बड़े शहर हैं, लेकिन मुंबई में ही यह कार्यशाला जो आयोजित की गई है, इसका क्या उद्देश्य? मुंबई में ही क्यों? ऐसा नहीं है कि देश के जितने भाग हैं वहाँ नहीं होगी, ये है कि शुरुआत कहीं करनी पड़ती है, और शुरुआत में मुंबई इतना बड़ा भारत की आर्थिक राजधानी है, यहाँ इतने ज़्यादा विद्यालय हैं,
इसके छात्र है, अध्यापक भी काफ़ी हैं। तो इस नाते हमने शुरुआत यहीं से ही किया है, क्योंकि सबसे पहले जॉर्ज पंचम में यहीं आए थे, मुंबई से ही गेट ऑफ इंडिया में ही आए थे। तो शुरुआत के लिए मुंबई से बेहतर जगह और कोई हुई नहीं, क्योंकि सभी सारे आंदोलन या तो गुजरात से शुरू हुए हैं, मुंबई से गए हैं, या तो कुछ आंदोलन बिहार से शुरू हुए हैं। तो हमने मुंबई से ही शुरू किया है। एक तरह से पूरे हम दक्षिण भारत तक जाएंगे, इसके बाद उत्तर भारत भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो ग्लोबल मार्केट है या मार्केटिंग जैसा है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, विदेशी कंपनियाँ अपने लोगों को भी हिंदी सिखाकर भारत में जो मार्केट उनको नज़र आ रहा है उस हिसाब से कर रहे हैं कि यहाँ जो लोग आए तो मतलब पहले प्रिपेयर हो के आए वहाँ से। तो इस पर क्या करते हैं, मतलब ये अच्छा है हिंदी के विकास के लिए या सिर्फ मतलब एक अवसर देख कर किया जाता है? भारत देश की इकनॉमी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और हमारी सरकार और जैसे जैसे इसका विकास होगा वैसे ही वैसे हमारे देश की जो भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है देश के अंदर, उसका भी विकास होगा। आज आप देखिए कि तमाम विदेश में जो महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हिंदी के डिपार्टमेंट हैं और आज हिंदी एक उच्च स्तर पर पहुंची है। सरकार का भी प्रयास है और उसी माध्यम में अपना सहयोग देने के लिए जीराम बुक्स पब्लिकेशन हाउस से पिछले 20 से ज़्यादा वर्षों से लगातार इसमें अपनी सेवाएं दे रहा है। और आज जो ये हमने कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की है वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो सरकार द्वारा बनाई गई है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, टीचर्स के लिए क्या चैलेंजेस हैं, उसमें किस तरीके से उसका समावेश किया गया है, उसको विधिवत जो हमारे दोनों मुख्य संचालक हैं उन्होंने अपने माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से शिक्षकों तक पहुंचाया है, जिससे उन्हें आने वाले समय में जो इस साल का सत्र है, पाठ्यक्रम है, उसमें उसको सही लगेगा। नई शिक्षा नीति के हिसाब से बच्चों को पढ़ाने के लिए आज चर्चा हुई, आप लोगों ने अच्छे से गाइड भी किया, उन्हें बताया। तो मतलब मुंबई में ही अभी सर से बात हुई तो उन्होंने भी कहा मुंबई में ही शुरुआत करने का क्या आर्थिक राजधानी होने की वजह से या कोई और कारण? देखिए, हमारी जो संस्था है वो किसी इस वजह से इस वर्कशॉप को नहीं कर रही है कि ये आर्थिक राजधानी है। हमने कभी भी आप इतने समय से वर्कशॉप कवर कर रहे हैं इस वजह से हमने कहीं पर भी अपना जो बिजनेस पर्पस है उसको सामने नहीं लाए हैं। सिर्फ हम शिक्षा के क्षेत्र में, हिंदी भाषा के क्षेत्र में जो लगातार हमारी कंपनी का प्रयास रहा है उसको आगे लाने के माध्यम के लिए हमने जो है ये प्लेटफॉर्म चुना है। मुंबई ही शहर क्यों, उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। यहाँ के तमाम बड़े से बड़े स्कूलों में हमारी जो पुस्तकें हैं उसको कई वर्षों से सम्मान दिया जा रहा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी। आज की जो कार्यशाला यहाँ पे आयोजित की गई है नई शिक्षा नीति के बारे में, आइए उनसे जानते हैं, उससे आने वाले जो समय है उसमें बच्चों को किस प्रकार लाभ मिलेगा। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो बच्चों के लिए ही है, उसमें अध्यापकों का ध्यान कम रखा है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड ही है और इसको बहुत पहले ही आ जाना चाहिए। विलम्ब हुआ है और अभी भी थोड़ा है, क्योंकि इसमें जो किताबें बनेंगी, पाठ्यक्रम बनेंगे, सिर्फ एक ही भाषा में नहीं बनेंगे, हर राज्य की भाषा में बनेगा और एक ही पाठ्यक्रम, अलग अलग नहीं कि महाराष्ट्र का अलग रहे, गुजरात का अलग रहे, सब अलग अलग पाठ्यक्रम बने। काम बहुत बड़ा है। अब पूरी तरह कब ये प्रभाव में आएगी, वो तो कहा गया कि भाई GDP का 6.5% शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिए, अगर वो अप्लीकेबल हो, क्योंकि खर्च है नई शिक्षा नीति में। इसके अलावा जो आज यहाँ कार्यशाला चल रही जीराम बुक की तरफ से, एक जागरूकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी का क्या, मतलब हिंदी के लिए क्या कहा गया है। तो जो सभी विषयों के लिए कहा गया है वही हिंदी के लिए भी, अगर क्रियात्मकता, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी अगर विज्ञान में लानी है, इतिहास में लानी है, भूगोल में लानी, तो हिंदी में भी लानी, बातें वही है। बाकी माध्यम की जो बात है वो स्थानीय भाषाओं को, राज्य भाषाओं को कहा गया है। हिंदी को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि हिंदी माध्यम ही जो है शिक्षा का हुआ किसी पर्टिकुलर राज्य का। जी।
पंडित जी, यहाँ पे जो एक कार्यक्रम चल रहा है, इसका जो शिक्षक यहाँ पे आए हैं उसका लाभ तो बच्चों को मिलेगा ही श्योर। इसमें आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो यहाँ पर शिक्षक मुंबई के बहुत सारे विद्यालयों से आए, लगभग 150 से भी ऊपर हिंदी के अध्यापक हैं, ICSE बोर्ड के हैं, CBSE बोर्ड के हैं, IGCSE बोर्ड के हैं, सारे लोग इसका लाभ ले रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो आ रहा है कि हम उसके लिए तैयार कैसे अपने को सुसज्ज करें, किस तरह अपने को प्रशिक्षित करें। हालांकि उसको अप्लाई करने से पहले सरकारें देगी प्रशिक्षण, और प्रशिक्षण देने का कार्य जारी भी है, दीक्षा एक ऐप है उसके माध्यम से। लेकिन कुछ संस्थान, कुछ प्रकाशन अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं जिसका लाभ शिक्षकों को मिलेगा।